स्वागत है हमारे चैनल एजू किरण पर। इसके पहले भी हम लोग इस समय अर्थव्यवस्था सीरीज चल रही है और इसके पहले हम लोग 2 क्लासें अटेंड कर चुके हैं। हमें अनुमान है कि आपको पिछली दोनों क्लासें अच्छी लगी होगी। और पहली क्लास में हम लोग अर्थव्यवस्था की बेसिक चीजें जाने थे, दूसरी क्लास में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जाने थे, जिसमें हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज उसी के आगे हम लोग देखेंगे भारत के संबंध में नई आर्थिक नीतियां, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे NEP के नाम से जानते हैं, नई आर्थिक नीतियां 1991। 1980 के दशक में 1985 आते आते भारत की आर्थिक स्थिति बुरी तरीके से चरमरा गई, जो कि 90 आते आते भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 3 सप्ताह का बच गया था। इसके बाद USSR, जिसको पूर्व सोवियत रूस के नाम से जानते हैं, USSR 90 के आसपास विघटित हो गया और इसके विघटित होने के साथ ही भारत में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। भारत की आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई। इसके बाद हमारे देश में उस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और हमारे वित्त मंत्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। उन्होंने भारत को आर्थिक संकट से उबारने के लिए भारत का सोना IMF के पास गिरवी रखकर और IMF से ऋण प्राप्त किया और IMF के शर्तों के साथ ही भारत में नई आर्थिक नीतियों की घोषणा की गई, जिसे हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के नाम से जानते हैं। आइए इसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें थी, इसका मुख्य बिंदु क्या क्या था। सबसे पहले है इसमें नई आर्थिक नीतियों का उद्देश्य आर्थिक कमजोरियों को ठीक करना था। सबसे पहला जो उद्देश्य था, जो भारत के अंदर आर्थिक कमजोरियां है उसको दूर करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि 1985 से ही भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा गई थी। सबसे पहला फोकस किया गया कि हमें आर्थिक कमजोरियों को ठीक करना है, जिससे राजकोषीय घाटा और विपरीत भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सके। तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा इसे लागू करने के निम्नलिखित उद्देश्य थे। इसके उद्देश्यों को देखेंगे हम। सबसे पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के मैदान में उतारना। इसके उद्देश्यों में पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के मैदान में उतारना। वैश्वीकरण का अर्थ होता है ग्लोबलाइजेशन। अपनी इकोनॉमी को विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं से, अर्थात सभी राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ना, इसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। तो सबसे पहले नई आर्थिक नीतियों में इस बात पर जोर दिया गया कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था से कनेक्ट करेंगे ताकि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। दूसरी, भुगतान असंतुलन को दूर करना। भुगतान असंतुलन, आयात निर्यात में या ट्रांजैक्शन में जितनी भी कमी आई है उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे नई आर्थिक नीतियों से। इसके बाद तीसरा दिया है आर्थिक विकास दर को बढ़ाना। नई आर्थिक नीतियों को लागू करने में हमारा एक प्रमुख मुद्दा था आर्थिक विकास दर को तेजी से बढ़ाएं ताकि हमारी अर्थव्यवस्था और पहले से मजबूत हो सके। चौथा था विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करना। जब USSR का विघटन हुआ और भारत में मंदी आई तो उस समय विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो गया था और हम लोगों के पास, अर्थात भारत के पास मात्र 3 सप्ताह का विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ था। तो हम लोगों ने नई आर्थिक नीतियों के तहत सबसे पहले विदेशी मुद्रा भंडार को भी बढ़ाने पर जोर दिए। पांचवा था अनावश्यक प्रतिबंध को हटाकर आर्थिक परिवर्तन करना। नई आर्थिक नीतियों के आने से पहले भारत में व्यापार में तमाम तरीके से प्रतिबंध थे। प्रयास किया गया कि उन प्रतिबंधों को
कम से कम किया जाए या कुछ क्षेत्रों में पूरी तरीके से हटा दिया जाए ताकि सुचारू रूप से व्यापार चल सके। उसके बाद छठा था अर्थव्यवस्था में निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ाना। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। विदेशी कंपनियों के साथ साथ देश के अंदर प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देना, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में प्राइवेट कंपनियां आए जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की जाए। इसलिए निजी क्षेत्र को भी एक बड़ी भागीदारी दी गई नई आर्थिक नीतियों के तहत। नई आर्थिक नीतियां मुख्यतः 3 चीजों पर आधारित थी, जिसको हम लोग LPG से प्रदर्शित करते हैं या इसे हम LPG मॉडल के भी नाम से जानते हैं। L का मतलब लिबरलाइजेशन अर्थात उदारीकरण, P का मतलब प्राइवेटाइजेशन अर्थात निजीकरण और G का मतलब ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण। इन तीनों चीजों पर आधारित होने के कारण इसे हम LPG मॉडल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उदारीकरण के बारे में। उदारीकरण के तहत क्या क्या किया गया नई आर्थिक नीतियों में। तो सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस और पंजीकरण को समाप्त किया गया। नई आर्थिक नीतियों के पहले व्यापार करने के लिए पंजीकरण और लाइसेंस इस प्रकार से तमाम ऐसी गतिविधियां जोड़ दी गई थी जो कि व्यापार में बाधा उत्पन्न करती थी या किसी कंपनी या किसी फर्म को खोलने में बाधा उत्पन्न करती थी। तो सबसे पहले उन अनावश्यक लाइसेंसों को रद्द किया गया और पंजीकरण को समाप्त किया गया कि पंजीकरण आप ना भी कराए तो कंपनी या फैक्ट्री खोल सकते हैं। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम अर्थात एक ही जगह पर सारे कामों को करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना की गई। इसके बाद धीरे धीरे ढेर सारी कंपनियां इससे लाभान्वित हुई। लाइसेंस नहीं लेना था, इसके अतिरिक्त पंजीकरण नहीं कराना था। तो ये सारी चीजें जानकर प्राइवेट कंपनियां धीरे धीरे मार्केट में आई और सुचारू रूप से कार्य करने लगी। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका हमें लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ऐसी 6 चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है शराब। शराब को बिना लाइसेंस का हम लोग उत्पादन या बिक्री नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज है तंबाकू। तंबाकू का भी हम लोग बिना किसी लाइसेंस या पंजीकरण का बिक्री नहीं कर सकते हैं। चौथा है रक्षा उपकरण। रक्षा उपकरणों का लाइसेंस या पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पांचवा है विस्फोटक। विस्फोटकों को हम लोग बिना किसी लाइसेंस के या पंजीकरण के नहीं चला सकते हैं। इसके बाद छठा है दवा। छठा है दवा। दवा को बिना पंजीकरण या लाइसेंस के तहत हम लोग नहीं चला सकते हैं। इसके बाद सातवां खतरनाक रसायन, ये अंतिम है। इन सभी का पंजीकरण और लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस या पंजीकरण के ये सारी चीजों का हम क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं। इसे हम प्रतिबंधित कर दिए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे उदारीकरण। इसके बाद आता है निजीकरण अर्थात प्राइवेटाइजेशन। नाम से स्पष्ट है, प्राइवेटाइजेशन अर्थात निजीकरण। निजीकरण का अर्थ है निजी क्षेत्रों के द्वारा उन क्षेत्रों में उद्योग लगाने की अनुमति देना जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट अर्थात PSU, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी हो। सरकार की हिस्सेदारी हो, वहां पर सरकार ने विनिवेश किया। विनिवेश किया इसका मतलब ये हो गया कोई कंपनी है, मान लीजिए उसमें सरकार का 100 रुपया लगा है, उसमें से सरकार ने 50 रुपए अपना निकाल कर और किसी निजी कंपनी को 50 रुपए की हिस्सेदारी दे दी। इसी को विनिवेश कहा जाता है। इसी को विनिवेश कहा जाता है। और धीरे धीरे इससे लाभान्वित होकर ढेर सारी PSU में प्राइवेट कंपनियां सामने आई। वर्तमान में
3 पीएसयू है जो सरकार के पास अभी पूरी तरीके से है। पहले ये 17 था, पहले पीएसयू की संख्या 17 थी, लेकिन अब इसे घटाकर मात्र 3 कर दिया गया है। तो 3 पीएसयू अर्थात पब्लिक सेक्टर यूनिट या सार्वजनिक उपक्रम, वो 3 परिवहन एवं रेलवे का भी धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं किया गया है। आगामी भविष्य में हो सकता है कि पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। दूसरा है परमाणु खनिजों का खनन, और तीसरा है परमाणु ऊर्जा। ये परमाणु से ऊर्जा से संबंधित है और ये काफी सेंसिटिव होने के कारण इसे हम लोग सरकार के पास ही रखे हैं, अर्थात सरकार की इसमें हिस्सेदारी ज्यादा है। इसके बाद एक अंतिम चीज है इसमें, इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा शेयरों की बिक्री व पीएसयू में विनिवेश किया गया है। पीएसयू में विनिवेश अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पीएसयू में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी निकालकर कुछ हिस्सेदारी निजी कंपनियों के हाथों बेच दी है, ठीक। और इसके अलावा सरकार ने अपने पीएसयू का कुछ शेयर भी मार्केट में इन्वेस्ट किया है, जिसको हम लोग शेयर के रूप में जानते हैं, ठीक है। हम लोगों ने एलपीजी मॉडल पढ़ रहे हैं, और एलपीजी में हम लोग लिबरलाइजेशन अर्थात उदारीकरण, पी अर्थात प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण, एलपीजी। ये जो जी है इसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको देखिए, लिखा है वैश्वीकरण का अर्थ है वैश्विक या विश्व भर में फैलने या व्यापार को पूरी दुनिया में ले जाना। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है अपनी अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं से कनेक्ट करना, आयात निर्यात को बढ़ावा देना अन्य देशों के साथ। ये सारी चीजें वैश्वीकरण के अंतर्गत आती है। किसी प्रोडक्ट को या अपनी अर्थव्यवस्था को या अपने मार्केट को पूरी देश की अर्थव्यवस्थाओं से, जितनी भी विश्व भर में अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे कनेक्ट करना, इसी को हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत तमाम प्रकार के कदम उठाए गए, जैसे कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयात के दरों में कटौती की गई। आयात के दरों में कटौती की गई ताकि विदेशी निवेशकों को भारत में आकर्षित किया जाए। विदेशी निवेशकों को भारत में आकर्षित करने के लिए आयात के दरों में कटौती की गई। दूसरा है मुद्रा में आंशिक परिवर्तनशीलता। मुद्रा में परिवर्तनशीलता का अर्थ है डॉलर या यूरो के मुकाबले मुद्रा को घटाना या बढ़ाना, उसको कम किया गया। इससे भी विदेशी निवेशक भारत की तरफ आकर्षित हुए। इसके बाद है विदेशी निवेश में बढ़ोतरी। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत में ऐसे तमाम प्रकार के कदम उठाए गए जिससे कि विदेशी कंपनियां या विदेशी निवेश भारत में बढ़े। इसके बाद है दीर्घकालिक व्यापार नीति। दीर्घकालिक लंबे समय तक व्यापार चलते रहे, इस प्रकार के नियमों का विनियमन किया गया, ठीक। इसके बाद है, इसमें एक नोट पॉइंट है, इसके तहत बिना किसी प्रतिबंध के एफडीआई की अनुमति दी गई। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसको बढ़ावा देने के लिए अनुमति दी गई। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में अभी हम लोग आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। विदेशी व्यापार से सभी प्रकार के नियंत्रण को हटाया गया। ग्लोबलाइजेशन के तहत नियमों का सरलीकरण किया गया और विश्व अर्थव्यवस्था में लगे तमाम प्रकार के प्रतिबंधों को सीमित किया गया या कई जगह उसे समाप्त कर दिया गया, ताकि विदेश या हमारे देश के बीच अर्थव्यवस्था जो है वो आपस में सामंजस्य बनाए रहे, आयात निर्यात अच्छे तरीके से चले और अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से ऐसे नियम बनाए गए जो कि पूरी तरीके से सरल हो। इसलिए विदेशी व्यापार से सभी प्रकार के नियंत्रणों को हटा दिया गया। आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे हम लोग इकोनॉमिक्स की अगली क्लास लेकर आएंगे।
इसके पहले और आज की क्लास की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि और लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।